शाम 5 बजे हैं और के न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश अब देश बोलेगा। मैं हूं माधुरी सिंह। सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर और उन्नाव के लोगों को हाईटेक सिटी की सौगात दी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सजी हाईटेक सिटी यूपी के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत बनकर उभरेगी। रेडीमेड फैक्ट्री लगानी हो या सपनों का घर लेना हो, आपको किसी तरह के झमेलों में अब नहीं फंसना पड़ेगा। बिजली से लेकर ढांचा तक आपको यूपी SIDC तैयार करके देगा। लेकिन हकीकत में ये हाईटेक सिटी का जो सपना है वो कब पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज इसका शिलान्यास कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि गंगा के सुरम्य वातावरण में ये शहर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। यूपी SIDC की 1156 एकड़ में प्रस्तावित इस योजना को विदेश की तर्ज पर संवारा जाएगा। एक ही परिसर में लोगों को सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। बेरोजगारी दूर करने में भी ये सिटी अहम भूमिका अदा करेगी। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अब जो हाईटेक सिटी बनेगी वो इस तरीके की होगी कि हिंदुस्तान में अपने तरीके का ये पहला शहर डेवलप किया जाएगा। यूपी SIDC के मुताबिक इस योजना के तहत 357 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र होगा, तो वहीं 184 एकड़ में विभिन्न वर्गों के लिए भूखंड और बहुमंजिली इमारतों में फ्लैट बनेंगे। 44 एकड़ में जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यहां उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए वॉलमार्ट, 5 स्टार होटल, IT पार्क, इलेक्ट्रिक सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, शॉपिंग मॉल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वित्तीय सेवाएं, वस्त्र आदि सेक्टरों की कंपनियों के दफ्तर भी होंगे। MIT विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज, फोर्टिस और अपोलो का अस्पताल भी होगा। सिटी में बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाएंगे। नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए हाईटेक सिटी की सुविधाओं पर और ये तो हम आपको बताएंगे ही कि इस हाईटेक सिटी में और क्या कुछ नया होगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेंद्र चौहान जी। और हम दुर्गेंद्र जी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने ये जो तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को, उसको लोग कैसे ले रहे हैं, क्या जनता का है, क्या उत्तर प्रदेश के लिए ये जो सौगात है ये बहुत बड़ी है, समझते हैं। दरअसल अगर रिस्पांस की बात करें तो आज सुबह जब मैं ग्रीन पार्क में टहलने गया था, वन विभाग के लिए गया था, तो मुझे लगा कि वास्तव में रिस्पांस मिल गया। जो जैसा कहने फर्स्ट कमेंट लोगों का आया, जो एक झुंड में वहाँ एक डिस्कशन, एक ग्रुप में लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे थे और इस जुगाड़ में थे, इस उधेड़-बुन में थे कि उनको वहाँ फ्लैट कैसे मिलेगा। उनको लग रहा कि एक सपना उनका साकार होने जा रहा है। वो दिल्ली में रह रहे हैं, वो हैदराबाद जैसी किसी अच्छी सिटी में है, मुंबई की किसी सिटी में, ऐसी परिकल्पना उन्होंने अपने जहन में कर रखी है। और इस सिटी में फ्लैट कैसे मिलेगा, भूखंड कैसे मिलेगा, यहां तक कि वो इसके लिए जुगाड़ लगाते भी नजर आए कि कहीं कोई जुगाड़ चलेगा। तमाम उनके दिमाग में उधेड़-बुन में कुछ साथियों की प्रतिक्रिया थी कि नहीं यूपी SIDC के अफसर सारे ले जाएंगे, किसी ने कहा कि IAS अफसर सारे ले, लेकिन एक साथी ये भी थे, उन्होंने ये भी कहा कि नहीं जनता के लिए भी कुछ मिलेगा। तो वाकई प्रतिक्रिया तो जबरदस्त आ रही है। और यही नहीं, एक वैन के जरिए आज पूरे शहर में भी प्रचार किया गया, उन्नाव में प्रचार किया गया, कानपुर में भी प्रचार किया गया। हालांकि आज मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, हो सकता है कि इसकी वजह से हो कि ठीक मुख्यमंत्री लगातार दूसरे दिन 2 दिनों तक, एक बार कानपुर में, एक बार उन्नाव में, एक बड़ी परियोजनाओं को, तो एक तरीके से मुख्यमंत्री के बिल्कुल जो फोकस में है वो कानपुर आ गया है। जी, इस मुद्दे पर हम RN त्रिवेदी जी से भी बात करेंगे जो कि पूर्व IAS रहे हैं और खास तौर से हाईटेक सिटी का जो मसला है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में इससे संबंधित आइडियाज को कंसीव भी किया था।
आर्यन त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। और साथ ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये पहल की गई है, इसको पूरी टोटालिटी में देखा जाए तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कुछ नया होगा या ये भी सिर्फ शिलान्यास बनकर रह जाएगा, या यूपी की जनता की अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी होंगी? क्या कुछ सोचते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी परिकल्पना जो की गई वो गंगा बैराज के बनाने के साथ की गई थी। गंगा बैराज की आवश्यकता इसलिए थी कि गंगा जी यहाँ से शहर से दूर होती जा रही थी। ये ट्रेंड 1911 में पहली बार देखा गया था और ये बढ़ते बढ़ते एक समय 4-5 किलोमीटर दूर से गंगा की धार थी। इसको पेयजल कानपुर की पेयजल समस्या दूर करने के लिए गंगा बैराज बनना बहुत आवश्यक था। और इसको मैं जब यहाँ नगर महापालिका में मुख्य नगर अधिकारी था तो 91 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि बैराज बनने के बाद ये इसमें उन्नाव की तरफ की बाढ़ से प्रभावित जमीन काफी हद तक अर्बन डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो भविष्य में जब ये बैराज बन जाए तो उसके साथ साथ उसकी योजना भी होनी चाहिए। और ये 2001 के पास जब बैराज करीब 80-90% बन चुका था, तब मुझे पुनः मौका मिला, जब मैं यहाँ डायरेक्टर इंडस्ट्रीज था, तो कानपुर इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना की और उसमें यही यहाँ पर ये इस तरीके का एक आधुनिक सिटी बनाने की बात कही गई। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति तो थोड़ी बदल चुकी है, इसलिए अब इसको हाईटेक सिटी और ट्रांसगंगा होने के नाते ट्रांसगंगा यूपीएसआईडीसी कह रही है। ये बेहद सुंदर योजना है। और जब ये 2001-2 में जब मैंने इसके बारे में यहाँ पे के उद्यमियों से बातचीत की थी तो वो सब बहुत उत्साहित थे और मुझे ये पूरी आशा उस समय भी थी। मैं कहता रहा कि ये जिस दिन भी लॉन्च होगी उसी दिन बिक जाएगी। तो ये अब इसका शिलान्यास हुआ है और इसके बीच में इस 2001-2 के से लेके आज 2014 में लोग कह सकते हैं कि बहुत विलंब हुआ जी। मगर इस विलंब में बहुत विलंब हुआ है, जाहिर है, लेकिन दो दिन से मुख्यमंत्री कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में ही हैं और इस योजना को अमली जाना पहनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हम अपने संवाददाता सुनील गुप्ता से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये 2 दिन मुख्यमंत्री ने कानपुर और इस पूरे प्रोजेक्ट की चर्चा पे और शिलान्यास पर और तमाम और अन्य भी योजनाएं यहाँ लाई जा रही हैं, उन पर उन्होंने कहां क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए और जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा। जी सुनील, बताएं किस तरीके से कार्यक्रम रहा। जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कल आए थे यहाँ पे, उन्होंने हाईटेक गंगा सिटी का यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने काफी जिस तरीके से इसको 4 जोनों में बांटा गया है, ये एक बड़ी बात है। जिस तरीके उसमें दिखाया जा रहा है, अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं कि उसमें कॉमर्शियल जगह भी होगी, उसमें इंडस्ट्रियल भी होगी और उसमें रेजिडेंशियल भी होगा। उसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो मनोरंजन के लिए जो वहाँ पे विशेष इंतजाम किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात ये एक मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है और काफ़ी अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा प्रयास होगा उनका। और जो जिस जगह पर ये बनाया जा रहा है गंगा बैराज वाले इलाके में, वहाँ पे अगर इसको जो इनका अभी तक दावा है कि वहाँ पे विदेशों जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन जिस विभाग को ये काम दिया गया है कहीं ना कहीं उस पर जो अभी तक वो काम करता रहा है उसमें कहीं सवालिया निशान पैदा होते रहे। तो जाहिर सी बात अब अगर मुख्यमंत्री जी ने दावा किया, मुख्यमंत्री जी का प्रयास तो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अगर ये यूपीएसआईडीसी उनको इस प्रयास से पूरी तरीके से सार्थक कर देता तो बहुत काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से गाँव वालों से वहाँ हमने बात की, जो शहर के लोगों का कहना है कि यार जो ये विभाग है यूपीएसआईडीसी, इस पर पूरी तरीके जिस तरीके से आए दिन घोटाले होते रहते हैं, तो लोगों को यह डर जरूर सता रहा है कहीं यह योजना भी इस घोटाले की शिकार ना हो जाए। तो उसके बाद आज जब मुख्यमंत्री जी फिर कानपुर पहुंचे तो आशंका हो सकती है, लेकिन लोग जो है, मैं समझती हूँ कि जो आम लोग हैं वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि कानपुर और उसके आसपास के इलाके में भी इस तरीके का कोई नया शहर, इस तरीके की कोई हाईटेक सिटी बनेगी जहां पे विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और लोगों को रोजगार से संबंधित और तमाम अन्य चीजों की भी सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो लोग तो बहुत खुश होंगे।
ये बात सही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, यूपीएसआरडीसी के अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि वहाँ पर पूरा विदेश जैसा नज़ारा होगा, जो पूरे वहाँ की स्थिति है, वहाँ पे खेलने का मैदान, एक अलग ही स्टेडियम होगा और मनोरंजन के विशेष इंतजाम होंगे। उसको देखकर जो अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर शहरवासियों को खासा उत्साह का माहौल है। हर कोई इस ओर जाने को व्याकुल नजर आ रहा है। लोग यहाँ कानपुर के साथ साथ जो विदेशों में भी उनके लोग हैं, जो दिल्ली मुंबई में भी उनके साथ रह रहे हैं, वो भी उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वहाँ आए और कानपुर में इस जगह पे अपना यहाँ पे जमीन खरीदें। लेकिन अब कुल मिला के जो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में जो यूपीएसआरडीसी का डर समाया हुआ है, उसको दूर करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ये तो काफी अच्छी पहल होगी और हमें लगता है कि एक नए कानपुर का विकास होगा, जहाँ पर पूरे विदेशों जैसा नजारा देखने को मिलेगा। और चलिए एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे और इस योजना से संबंधित और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। तो प्रदेश के मुखिया ने कानपुर वासियों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कानपुर वासियों के लिए अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके लिए कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में के समारोह में आयोजन हुआ। समारोह में लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री ने शहीद BS वर्मा के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को 20 लाख रुपए की चेक देने के साथ ही उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि चालू लोगों से बच कर रहें, यानी उनका इशारा था कि चालाक लोगों से बच कर रहें। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा मेरा भी धर्म परिवर्तन करा दे। जाहिर है मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा बयान है जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा भी धर्म परिवर्तन करा दे। उनका इशारा था भारतीय जनता पार्टी के उस घटनाक्रम पर जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आगरा में दिखाई सुनाई पड़ रहा है। सीएम ने सफाई अभियान पर बोलते हुए कहा कि भाजपा झाड़ू लगाने का ढोंग करने के साथ ही देश में जहर घोल रही है। सीएम ने यह भी कहा कि लैपटॉप योजना बंद नहीं हुई है, जल्द ही छात्रों को फिर से लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने अलीगढ़ में होने वाले धर्मांतरण के मामले पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। इसके साथ ही उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर जो आरोप लगे हैं के मामले पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी वो बोलने से नहीं कतराया और उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो सारा जवाब है वो मंत्री खुद ही देंगे और अक्सर ऐसे मामलों पर सारे आरोप जो हैं वो सही नहीं होते। सांसद ने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है और उन्होंने कहा कि उनके सांसदों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। विधायकों के ब्यौरा देने की बात पर वो बोले कि मैंने तो अपना ब्यौरा दे दिया है, आप चाहें तो इंटरनेट पर उसे सर्च कर सकते हैं। शुक्रवार को सीएम ने कानपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए से नजर डालते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर और उसके आसपास के जिले में एक बहुत बड़ी सौगात दी है और कहा है कि यहां पर अब एक हाईटेक सिटी बनेगी।
तो जनता इस पर क्या सोचती है, मैं चाहती हूं कि आप हमारे नंबर्स जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, उन नंबर्स पर हमें कॉल करें और इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखें कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल जाएगी, या मुख्यमंत्री का जो ये कदम है सराहनीय है, या आपको भी लगता है कि ये योजना भी जो है सिर्फ शिलान्यास तक रह जाएगी, या आपको लगता है कि सपने पूरे करने की दिशा में ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये पहला बड़ा कदम है। क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या कुछ आपके दिलों तक है? हम चाहते हैं आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं और आपकी आवाज हम सत्ता तक पहुंचाएं, ताकि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी भी सरकार को हो। आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़े, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। इस बीच हम चर्चा करेंगे आर.एन. त्रिवेदी जी से, जो कि पूर्व आईएएस है, जो इस पूरे मुद्दे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और साथ ही जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता ने ये बात कही कि लोगों को उत्साह तो है कि ये एक सौगात है बहुत बड़ी जो उत्तर प्रदेश को मिल रही है, कानपुर के आसपास के लोगों को मिलने जा रही है, लेकिन उन्हें एक अंदेशा भी है, संदेह भी है कि क्या वाकई ये जो योजना है उसको ठीक तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकेगा, या ये सिर्फ जो है यहाँ भी कोई घपले घोटाले हो जाएंगे, क्या कुछ होगा। गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे आर.एन. त्रिवेदी जी से, क्योंकि वो चूंकि ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं, तो हम उनसे समझना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है, या क्या वाकई कोई दिक्कतें इस तरीके की आ सकती हैं, आएंगी? नहीं, ये देखिए, जहाँ तक छवि की बात है किसी विभाग की, किसी कॉरपोरेशन की, वो अपनी जगह पे कभी खराब भी हो जाती है, कभी अच्छी रहती है, मगर जहाँ तक प्रोजेक्ट की अपनी मूलभूत संरचना की बात है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको बता रहा था कि जब इसके बारे में 2001 में इसको किया गया था, तो लोगों के बीच में, जैसे अभी उन्होंने बताया हमारे साथी जो यहाँ पैनलिस्ट हैं, इन्होंने कि ग्रीन पार्क में लोगों ने में बड़ा जबरदस्त उन्होंने उत्साह देखा। वाकई में पूरे शहर में इस बात के लिए बड़ा उत्साह तब भी था, और इसलिए जहां तक इसकी मार्केटिंग का सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएसआईडीसी के पास दूसरी चीज संसाधन होना वो है, तीसरी चीज क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं और उनके अंदर संसाधन नहीं होता है, अधकचरे प्रोजेक्ट रह जाते हैं और उसमें विलंब होता है। तीसरी बात कि इस तरीके की कोई शहर बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, और यहाँ इस प्रोजेक्ट में जो भी समय लगा वो भूमि अधिग्रहण में के कारण से हुआ। अब भूमि अधिग्रहण हो चुका है, किसानों का पूरा साथ है, तो ये 1156 एकड़ की इस उसको नगरी को बसाए जाने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और जहां तक रहा यूपीएसआईडीसी की बात, मैं खुद यूपीएसआईडीसी का एमडी रह चुका हूं, 86 में, बहुत पहले की बात है, और ये एक बहुत ही सक्षम कॉरपोरेशन रहा। ये पिछले कुछ वर्षों के में, जबकि मैं समझता हूं कि जो ये चीजें हैं, भ्रष्टाचार है, ये पूरे देश में। और भी इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, आप जाहिर हमारे स्टूडियो में है, लेकिन एक कॉलर को हम इस वक्त अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी योजनाएं खाली पूंजीपतियों के लिए है कि कुछ गरीबों के लिए भी योजना निकाली गई है? जाहिर है, मैं ये समझती हूँ कि ये योजना सिर्फ पूंजीपतियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसका लाभ सिर्फ पूंजीपति उठाएंगे। जाहिर है ये शहर बनेगा तो आपके लिए भी होगा, ये पूरे देश के सभी लोगों के लिए होगा, और खासतौर से यूपी के लोगों को जो है बहुत फायदा पहुंचेगा। लेकिन जो कुछ आप कहना चाहते हैं, मैं समझती हूँ कि आर.एन. त्रिवेदी जी और बेहतरीन तरीके से आपके सवाल का उत्तर देंगे। जी नहीं, ये जो प्रश्न उठाया है ये बात तो हरदम होती है, मगर उसका उत्तर भी आपने आंशिक रूप से दे ही दिया है कि जब नगर बसेगा तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के लोगों के लिए, जो भी आवासीय योजना है उसमें हर प्रकार के लोगों के लिए व्यवस्था होगी, क्योंकि जो भी फैक्ट्रियां होंगी, जो भी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, उनमें हर प्रकार के कर्मचारी होंगे, चतुर्श्रेणी से लेके बड़े। तो ये नहीं कि खाली आप जो है बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स बना से हैं या उनके लिए करते हैं, तो सभी की व्यवस्था होगी। मैं इसमें दो चीजें इंगित करना चाहता था जो इस प्रदेश की विकास की संभावनाओं को बहुत बल दे रहा है। ये दो बातें जो इस प्रोजेक्ट की, वो एक तो आप ये देखें कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले काफी अरसे से
50-60 साल में अगर देखा जाए तो एक नोएडा हमारा ऐसा नया शहर बसा, वो भी दिल्ली के कारण से बसा। दिल्ली के कारण से दिल्ली का जो वहाँ पे हाँ नहीं, और दिल्ली के ही लोग ज्यादातर वहां पर पहुंचे, यूपी के भी लोग हैं, मगर उसका विकास इसलिए हुआ, मगर वो भी उत्तर प्रदेश के एक कोने में पड़ जाता है। वहां से लेके पूरे मध्य उत्तर प्रदेश में तो कोई नई टाउनशिप, कोई नया चीज बनी ही नहीं, और पूर्वांचल में तो और भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है, केंद्र सरकार जो नई आई है उसने स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे ऐसी बात कही। अब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो एक बहुत विशद चीज है, मगर अगर पूरे भारत में कोई एक पहला शहर स्मार्ट सिटी के रूप में पात्रता रखता है तो वो ये है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नए ढंग से बसाया जाएगा। तो इसके अंदर वो सारी व्यवस्थाएं, फाइबर केबल डालना और प्रदूषण मुक्त रखना, ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करना और सौर ऊर्जा का उपयोग करना, ये सब चीजें एक बिल्कुल नायाब, इसको कहें क्लीन स्लेट पे एक वर्जिन सिटी होगी। ये नया, बाकी जितने भी औद्योगिक विकास हुए हैं वो किसी न किसी बड़े शहर के निकट के एक अंग में हुए हैं। ये कानपुर के निकट तो है, मगर कानपुर का को इससे फायदा और कानपुर से इसको फायदा जरूर होगा, मगर फिर भी गंगा नदी के कारण से एक भौतिक इसके अंदर बॉर्डर बना हुआ है, जिसके कारण से ये नायाब तरीके से बच सकता है और यहाँ पर वो तरीके की चीजें नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ जो है बांदा से फहीम खान जुड़ रहे हैं, एक कॉलर, और वो भी जो है अपनी राय रखना चाहते हैं। जी फहीम जी, बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देश में विकास की गंगा बह रही है और जो विकास के काम हो रहे हैं इसके मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, और आपने इतनी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये विकास यूपी का हो, ये हम चाहते हैं। ये सब योजनाओं के अंतर्गत भ्रष्टाचार में न चढ़ जाए ये पैसा, इतना पैसा लग रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा, कानपुर का विकास होगा, तो हमारे हर जनता का विकास होगा, सब फैक्ट्रियों का विकास होगा, जनता का विकास होगा, जनता खुश होगी, रोजगार पाएगी। हम इस बात के बहुत बहुत जो है मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, और आपने के न्यूज के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सूचना अवगत करा दिया है कि इतना हुआ। ये आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार। चलिए फहीम जी, आपने हमें भी बधाई दी, मुख्यमंत्री को भी बधाई दी, आपका शुक्रिया। लेकिन जो आशंका आपकी थी कि क्या ये पूरा जो मामला है वो भ्रष्टाचार से जुड़कर कहीं जो है उस पर कोई सवालिया निशान तो नहीं लग जाएंगे, ये जो आशंका थी इस पर हम जवाब लेंगे आर.एन. त्रिवेदी जी से, और हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेंद्र चौहान जी की राय भी हम सुनेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। के न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, अब देश बोलेगा। हम चाहते हैं कि आप भी बोलिए। के न्यूज के स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप कॉल करिए। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर और कानपुर के आसपास के जिले में एक हाईटेक सिटी बनाने की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शिलान्यास किया है, तो आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कॉल कर हमें बताएं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलेगी? क्या आपको यकीन है कि जिस विदेशी तर्ज पर यह हाईटेक सिटी बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री करना चाहते हैं उनके सपने पूरे होंगे? इस मुद्दे पर हम बात करें हमारे विशेष अतिथि आर.एन. त्रिवेदी जी से, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और दुर्गेंद्र चौहान इस मुद्दे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे के न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि यहाँ पर संभावना निवेश की बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जिसको लेकर के बहुत आशंका भी है इन्वेस्टर्स के मन में।
देखिए, के न्यूज के दर्शकों को एक खुशखबरी दे दूं और इस उत्तर प्रदेश की जनता को एक खुशखबरी देनी है कि कतर के सुल्तान ने 1200 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में लगाने के लिए मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी और हमारे पास उनका एक कम्युनिक भी आ गया है कि उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में 1200 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में लगाने जा रहे हैं। तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं, कानपुर के अलावा कोई दूसरा स्मार्ट सिटी कहीं बन नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि कानपुर को 1200 करोड़ रुपया एक बड़ा निवेश मिलेगा इस स्मार्ट सिटी में। तो इसकी निवेश की तो फिक्र मुझे लगता थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह के तमाम लोग आगे आएंगे। और साथ ही जो दूसरा मुद्दा है कि क्या जो हमारे दर्शक लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार के भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा, बंदर बाट तो नहीं हो जाएगा। इसमें आशंकाएं लोगों की, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आशंकाएं वो पूर्व के अनुभव उनके ऐसे रहे हैं कि उनकी आशंकाएं हो रही हैं। क्योंकि लाल फीताशाही, नौकरशाही, इंस्पेक्टर राज, ये भले ही कागजों में सरकारें खत्म कर गई हों, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम अगर इसके लिए कोई स्पेशल वो बनाते हैं, चीजों को करते हैं, तो मुझे लगता तभी इन चीजों से निजात मिले। क्योंकि कदम कदम जो बाहर का निवेशक आएगा उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने भागा दौड़ी करे, विभागों में जाए, यहां से करे वहां से करे। उसको एक जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम, जैसा कि गुजरात में किया है, ठीक है, उसको गुजरात मॉडल को पूरे देश में प्रस्तुत करके भारतीय जनता में आ गई, वो बात दिगर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ कर रही है, उसे इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ करनी होंगी ताकि जो निवेशक आए। जिस तरीके से आर एन त्रिवेदी जी कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा मसला ऐसे प्रोजेक्ट्स में आता है वो लैंड एक्विजिशन का आता है, जिस पर उनको जो है गवर्नमेंट को क्लियरेंस एक तरीके से मिल चुका है, इसी वजह से इस योजना में देरी हुई। लेकिन ये तो एक बात है। जो दूसरी बड़ी बात है कि आखिर बिजली की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री कैसे करेंगे, क्योंकि कानपुर पहले भी इंडस्ट्रियल हब रहा है, अभी भी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। इसके बावजूद यहाँ पर जब बिजली प्रचुर मात्रा में नहीं है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो पूरी तरीके से सफल होंगे? जी, आपने सही बात कही है। उद्योग चलाने के लिए या कोई शहर बसाने के लिए बिजली की तो आवश्यकता है ही है, और बिजली की हम देखते हैं कि अभी जो कुछ भी है उसके लिए कम है। मगर खुशी की बात यह है कि घाटमपुर में एक पावर प्लांट करीब 1800 मेगावाट का बनने जा रहा है, उसका भी लैंड एक्विजिशन वगैरह हो चुका है। और दूसरा एक प्रपोज है जो कि बिल्लौर में, वो भी एनटीपीसी का, वो लगेगा जरूर किसी न किसी समय, क्योंकि वो एनटीपीसी ने उसके सारे क्लियरेंसेस वगैरह ले रखे हैं। ये दो तो उत्तर प्रदेश कानपुर के नजदीक, बल्कि कानपुर शहर देहात के जिलों के अंदर ही है, और इसका एक बड़ा हिस्सा कानपुर और इस स्मार्ट सिटी को मिलेगा। इसके सिवाय एक और पॉसिबिलिटी ये है कि एचबीजे पाइपलाइन जो औरैया से जगदीशपुर को जो सेक्शन है जो गैस ले जाता है, और ये अपने कानपुर के पनकी के पास से निकलता भी है, यहाँ से भी एक मैंने प्रस्ताव चलाया था कि इस पर पाइपलाइन, एक छोटी पाइपलाइन लेके स्मार्ट सिटी में हम एक छोटा पावर प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि ये अपनी ओर अपने आप में ऊर्जा के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो। ये पॉसिबिलिटी पे गेल ने, गैस अथॉरिटी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, मगर अब जब तक शहर ना हो, बसने की प्रक्रिया ना चालू हो, तब तक इन सब में क्या हो सकता था। तो इस पे भी सहमति मिल सकती है। तो ये तो रही बातें ऊर्जा की। एक बात मैं पहले कह चुका था कि इस प्रस्तावित नगरी का जो सबसे बड़ी चीज है कि ये एक वर्जिन सिटी है। ये अपने आप में, इसमें आप जो चाहें जिस ढंग से जो भी व्यवस्थाएं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स की हो, पावर लाइंस के अंडरग्राउंड होने की हो, जो कि नए पुराने शहरों में जरा दिक्कत आती है, यहाँ पे ये सब कोई दिक्कत नहीं है। यही इसको किया जा सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय होगा, कानपुर के लिए तो ये एक गेम चेंजर होगा ही होगा कानपुर के भविष्य के लिए, मगर ये भारत के में मैं समझता हूँ कि ये भारत भर में एक ये यूनिक चीज होगी कि रियली स्मार्ट सिटी के रूप में अगर कोई एक जगह डेवलप हो सकती है तो वो ये है। चलिए, आपको लगता है कि ये पूरे भारत के लिए एक अनूठी पहल है और अनोखा प्रयोग है। अगर ये सफल होता है तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन हम दुर्गेन जी से समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मामले उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे रहे हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। जैसे कि एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला यादव सिंह इंजीनियर का चल रहा है, जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि उनकी अरबों की संपत्ति मिली है। जाहिर है वो भी एक
डिपार्टमेंट के मुखिया रहे हैं, उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट फिर इस योजना को गवर्न करने जा रहा है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आज फिर एक मामला उत्तर प्रदेश के एक अहम मंत्री का फिर से सामने आ रहा है, जिसकी बड़ी चर्चा है आज जोरों से, कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि उनके खनन मंत्री हैं, उन पर भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी आरोप ही हैं, वो साबित होंगे या नहीं होंगे या क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बड़ी आम हो गई हैं। ऐसे में दुर्गेंद्र जी, आपको कैसे लगता है कि जो कॉलर्स की आशंका है, आम लोगों की आशंका है कि वाकई बहुत ही भ्रष्ट यहाँ का सिस्टम और गवर्नेंस है, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स की कितनी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से यादव सिंह को अलग नहीं किया सकता है। वो यादव सिंह नोएडा के हो सकते हैं, वो यादव सिंह कानपुर के हो सकते हैं, वो यादव सिंह लखनऊ के हो सकते हैं, वो यादव सिंह यूपीएसआईडीसी के हो सकते हैं। आप नोएडा मत जाइए, कानपुर में जो यूपीएसआईडीसी जो संस्था करने जा रही है उसमें भी एक यादव सिंह है, अरुण मिश्रा नाम का एक चीफ इंजीनियर, सेम जो आप इसी पदनाम पर जिस पर यादव सिंह था, अरुण मिश्रा की सीबीआई जांच चली, बर्खास्त हुए, नकली मार्कशीट लगाकर भर्ती हुए, करोड़ों अरबों के घोटाले की सीबीआई उनकी जांच कर रही, वो इसी यूपीएसआईडीसी में है। इसी तरीके से कई अधिकारी, कई यहां तक कि रिश्वत लेते यहाँ के एक आरएम रंगे हाथ पकड़े गए, भ्रष्टाचार में सीधे सीधे उनको गिरफ्तार किया, एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने गिरफ्तार किया, और 2-3-4 ऐसे बड़े अधिकारी यूपीएसआईडीसी के हैं जिनके खिलाफ जांच है। तो जनता का, हमारी आपकी आशंका निर्मूल नहीं है, बिल्कुल आशंका है, और यादव सिंह पर सरकार को लगाम लगाना है। इतनी देर में नोएडा वाले यादव सिंह पर बहुत देर से सरकार का बयान आया। अगर यूपीएसआईडीसी के यादवों पर, अगर यूपीएसआईडीसी के यादवों पर, अगर इन्होंने जो यादव सिंह, में किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस यादव की तरफ इशारा कर रहा हूं, उस यादव सिंह की तरफ इशारा कर रहा हूं जिसने नोएडा अथॉरिटी को बिल्कुल लूट डाला, कंगाल बना दिया, बड़े बड़े बिल्डरों को माला माल कर दिया। आम आदमी को नोएडा में रहने की जगह नहीं मिली, करोड़पति है तभी आप नोएडा में रहें। तो ऐसे हालात इस स्मार्ट सिटी के ना हो। यहां भी जैसा सरकार दावा करती है कि 16% गरीबों को, पुअर को, अर्बन पुअर को जगह मिले, ऐसी परिकल्पना हो। बांदा के दर्शक हमारे सवाल उठा रहे थे, इसी तरह तमाम दर्शकों ने सवाल उठाए, तमाम चर्चाओं में सवाल उठे। लोगों को यह है कि क्या मुझे भी एक अदद घर मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सरकार को इस पर लगा। बातों में आपने एक बड़ी बात कह दी कि वाकई नोएडा में अगर घर मिल सकता है तो किसी करोड़पति को ही मिल सकता है। ये बात जो है बड़ी आम हो चली है। तो क्या ये प्रोजेक्ट भी जो इस पर भी किसी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए व्यक्ति की नजर न लग जाए, यही आशंका यहाँ के लोगों की है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लौटें तो आप हमें कॉल करें, कॉल करके अपनी राय इस कार्यक्रम में रखें, क्योंकि ये कार्यक्रम खास तौर से हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए लेकर आए हैं, ताकि यहाँ से जुड़े मुद्दों पर आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हम आपकी बात जो है सत्ता तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर और कानपुर के आसपास के जिलों में एक बहुत बड़ी सौगात देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ एक हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिसका की मुकाबला जो है हिंदुस्तान में नहीं किया जा सकता, शायद विदेशों में कहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार अपने स्टूडियो में, और हम चाहते हैं कि जनता हमसे जुड़े और अपनी बात हम तक पहुंचाए। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामकृष्ण दीक्षित। उनसे उनका स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी दीक्षित जी। हम जो है अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने युवा मुख्यमंत्री को, और कानपुर के विकास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और अपनी देख रेख में सारी व्यवस्थाओं को रखें ताकि कोई यादव सिंह तैयार ना हो। चलिए, आपने शुभकामना भी दी और आशंका भी जाहिर की। जिस तरीके से हमारे त्रिवेदी जी से पूछ रहे थे कि त्रिवेदी जी, बार बार ये जो लोग बार बार ये बात कहते हैं, जो मोटी बात लोगों को समझ में आती, कितने एकड़ की जमीन, क्या कुछ बनेगा, कब तक तैयार होगा, हॉस्पिटल्स होंगे कि नहीं, स्कूल्स होंगे नहीं, कॉलेजेस होंगे या नहीं, या और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस तरीके की होंगी, नई होंगी, और लोग उससे रोजगार से कैसे जुड़ेंगे, ये सब सवाल तो लोगों के मन में बाद में आ रहे हैं। पहला जो सवाल उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से छवि बन गई है,
या देश में और भी कई ऐसे राज्य होंगे जहां इस तरीके की योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन योजनाएं कभी भी जो है सफलता पूर्वक जो है अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाई जा सकी हैं। कई बार ऐसा हुआ है, तो लोगों की आशंका जो है वो जाहिर है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लोगों की आशंका बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा देखते हैं उससे लोग आशंकित होते हैं। लोगों को कोई सपने नहीं आते जब देखते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही। बड़े दुख की बात है। सारे प्रशासनिक ढांचे और शासन के तंत्र के ऊपर एक बड़ा कड़ा सवालिया निशान है। ये बात सही है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए, और मैं भी उम्मीद करूंगा बाकी सभी कॉलर्स की तरीके से कि इस पे। चलिए एक और कॉलर की राय हम लेना चाहेंगे। सहारनपुर से शाहनवाज मलिक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी शाहनवाज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, हमें ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी की सरकार रहेगी तो हमें लगता है कि कभी भी कोई भी विकास नहीं हो सकता, और खास करके पश्चिमी यूपी में। हमारे सहारनपुर में एक पीजीआई हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, जो कि मायावती शासन में तैयार हुआ था। आज तक उसमें ना तो कोई डॉक्टर बैठा और ना ही कोई उसमें एक एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड, कोई मशीनरी। बस उनका काम है कि उद्घाटन करना या शिलान्यास करना। बाकी इसके अलावा अब तक 3 साल की सरकार है, अगर इन्होंने कोई विकास करा तो बतलाइए। सहारनपुर के अंदर इतने गड्ढे हैं, ये नहीं पता लगता कि सहारनपुर के अंदर गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। चलिए, ये जुमला तो वैसे आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, जाहिर है कुछ देखा होगा आपने इस तरीके से, तभी इतनी रूखी राय आप रखते हैं इस सरकार के बारे में। लेकिन सरकार ने एक नई पहल, नई सौगात देने की जो बात कही है, इस पर बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी भी है। हो सकता है सहारनपुर में वो सुविधाएं न दे सके हों, लेकिन हाईटेक सिटी जो कही जा रही है, अभी तो फिलहाल ये माना जाए कि हाईटेक सिटी बनेगी। क्या कहना चाहेंगे त्रिवेदी जी आप? जी, मैं वही कह रहा था कि ये जो बात है वो अपनी जगह। राम रावण का युद्ध तो अनादिकाल से चलता आया है। लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, मगर इसके कारण से दुनिया चलते रहना या कोई चीजें लिए जाना बंद नहीं हो जाता। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नियंत्रण बेहतर होंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। मगर ये योजना अपने आप में बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये बताना चाहता था, एक दो चीजें रह गई थी, उसको मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब ये कानपुर इकोनॉमिक, जैसे एक बात ये कही गई है कि 22 महीने में ये जो हाईटेक सिटी तैयार होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई है लखनऊ से, नीलम। वो क्या कहना चाहती हैं उनको भी सुने। जी नीलम, बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? कहती थी कि ये बताइए कि इतनी अखिलेश जी इतने सपा वो कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं। पहले जो मेन सौगात है वहाँ इलेक्ट्रिक देना कानपुर में, पहले उसको सही करें, सारी समस्या अपने आप ही सुलझ जाएंगी। जाहिर है बहुत सारा रोजगार और पूरे देश का जो विकास है वो बिजली व्यवस्था पर टिका हुआ है। और जाहिर है बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि नोएडा में, जिसकी हम कह रहे थे कि ऑलरेडी अगर हम उसको एक डेवलप्ड सिटी माने, तो वहां भी बिजली की बहुत समस्या रहती है। और त्रिवेदी जी, आप भी कह रहे थे कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आप सुझा रहे थे। मैं चाहती हूँ नीलम को भी आप बताएं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे उम्मीद की जा सकती है कि बिजली की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हो सकती है। जी, कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर, वहाँ पे 1800 मेगावाट का। एक दूसरी तहसील है बिल्लौर, वहाँ पे भी लगभग इसी उसका कुल मिला के करीब 4000 मेगावाट के पावर प्लांट्स यहाँ लगने की योजना है, जिसमें घाटमपुर में तो काफी मतलब जमीन वाला काम हो चुका है और वहाँ पे निवेली लिग्नाइट नाम की भारत सरकार की कंपनी लगाने वाली है, और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पावर कॉर्पोरेशन का भी सहयोग होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये काफी एडवांस स्टेज पे है और इसको 3-4 साल में ये पावर प्लांट बनके तैयार हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो पावर की तो ये बात रही। मैं वो बता रहा था आपको कि ये स्मार्ट सिटी जो 1200 एकड़ के करीब की अभी बन रही है, इसमें ये स्वयं में ये 45,000 एकड़ तक ये एक्सपेंड हो सकती है। ये बिठूर तक फैल सकती है, जो कि परिकल्पना थी। और ये इतना बड़ा शहर हो सकता है कि शायद इसमें उत्तर प्रदेश को ही नहीं, भारत को भी गर्व होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी है। और इसमें
एक चीज मैं आपको ये याद दिलाना हम चाहूंगा। आपको भी सुनेंगे, लेकिन एक हमारे साथ फोन लाइन से हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, सत्यदेव पचौरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनका क्या कुछ सोचना है इस हाईटेक सिटी की सौगात पर, उनसे बात करते हैं। जी पचौरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पहला मेरा ये कहना है, वैसे योजना बहुत अच्छी है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में ये इनकी सरकार के समय में पूरी हो पाएगी। जी चलिए, आपने तो इस योजना को केंद्र सरकार की ही योजना बना दी। केंद्र सरकार की तो स्मार्ट सिटी की योजना है, ये योजना तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की योजना है। तो अखिलेश यादव जी पैसा कहाँ से लाएंगे? अखिलेश यादव पे पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो जिलों की स्थापना निधि का सारा पैसा तो लखनऊ मेट्रो में ले गए, और हाईवे जो बना रहे हैं आगरा से लखनऊ तक उसमें ले गए। पैसा कहाँ है, कहाँ से लाएंगे? केंद्र सरकार पैसा दे रही है, इनका क्या है इसमें? वो विदेश में जा रहे हैं, कई इन्वेस्टर्स से लगातार मुख्यमंत्री बात करते हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं। बहरहाल हम इस आपका शुक्रिया करेंगे और जानना चाहेंगे RN त्रिवेदी जी से कि जिस तरीके से फंड का क्रंच बात हो रही थी, और बात हो रही थी कि निवेशक इसमें किस तरीके से जुड़ेंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट फंड के क्रंच से या कुछ और इस तरीके की दिक्कतों से रुक जाएगा? त्रिवेदी जी? नहीं, ये मुझे इस बात की सूचना देनी है आप सभी को, दर्शकों को, कि ये UPSIDC का प्रोजेक्ट है। इसमें में उत्तर प्रदेश सरकार एक फैसिलिटेटर के रूप में है, उसको अपने बजट से कोई पैसा नहीं देना है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है बुरी है इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा किस प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे के ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को या मेट्रो लखनऊ को दिया, वो उनकी सोच है और वो सरकार अपना तय करती है प्रायोरिटीज। मगर ये UPSIDC का प्रोजेक्ट है और UPSIDC के पास पर्याप्त पूंजी है कि ये इसको डेवलप कर सके। इसके सिवा मैंने आपको बताया था कि ये इकोनॉमिकली इतना वायबल प्रोजेक्ट है कि इसको UPSIDC जिस दिन इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए फ्लोट करना चाहेगा तो इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। तो स्वयं UPSIDC के संसाधन तो है ही, और इसके सिवा जैसा अभी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट बता रहे थे कि कोई एक इंडिकेशन आया है कतर के सुल्तान का कि 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, अब फिर तो तय करना हो, इसलिए फंड एक और बड़ी बात जिस पर हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए हैं वो ये कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार को बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ा है, और उत्तर प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अच्छी संख्या में कहें तो बेरोजगार भी हैं या अवसर कम मिलते हैं, लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। क्या कहेंगे दुर्गेन जी आप इस पर? वाकई बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, युवा पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं। आप हर दिन देखिए विधानसभा के सामने कोई न कोई बेरोजगार संघ झंडा होगा उठाकर प्रदर्शन करता नजर आएगा, लाठियां खाता नजर आएगा। वो बिजली व्यवस्था पर टिका हुआ है, और जाहिर है बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि नोएडा में जिसकी हम कह रहे थे कि ऑलरेडी अगर हम उसको एक डेवलप्ड सिटी माने तो वहां भी बिजली की बहुत समस्या रहती है। और त्रिवेदी जी आप भी कह रहे थे कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आप सुझा रहे थे। मैं चाहती हूँ नीलम को भी आप बताएं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे उम्मीद की जा सकती है कि बिजली की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हो सकती है। जी, कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर, वहाँ पे 1800 मेगावाट का, एक दूसरी तहसील है बिल्लौर, वहाँ पे भी लगभग इसी उसका कुल मिला के करीब 4000 मेगावाट के पावर प्लांट्स यहाँ लगने की योजना है, जिसमें घाटमपुर में तो काफी मतलब जमीन वाला काम हो चुका है, और वहाँ पे निवेली लिग्नाइट नाम की भारत सरकार की कंपनी लगाने वाली है, और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पावर कॉर्पोरेशन का भी सहयोग होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये काफी एडवांस स्टेज पे है, और इसको 3-4 साल में ये पावर प्लांट बनके तैयार हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो पावर की तो वही बात रही, मैं वो बता रहा था आपको कि ये स्मार्ट सिटी जो 1200 एकड़ के करीब की अभी बन रही है, इसमें ये स्वयं में ये 45,000 एकड़ तक ये एक्सपेंड हो सकती है। ये बिठूर तक फैल सकती है, जो कि परिकल्पना थी, और ये इतना बड़ा शहर हो सकता है कि शायद इसमें उत्तर प्रदेश को ही नहीं भारत को भी गर्व होगा। इसकी पूरी
मैं वो है। और इसमें एक चीज मैं आपको ये याद दिलाना हम चाहूंगा। आपको भी सुनेंगे, लेकिन एक हमारे साथ फोन लाइन से हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, सत्यदेव पचौरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनका क्या कुछ सोचना है इस हाईटेक सिटी की सौगात पर, उनसे बात करते हैं। जी पचौरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पहला मेरा ये कहना है, वैसे योजना बहुत अच्छी है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में ये इनकी सरकार के समय में पूरी हो पाएगी। जी चलिए, आपने तो इस योजना को केंद्र सरकार की ही योजना बना दी। केंद्र सरकार की तो स्मार्ट सिटी की योजना है, ये योजना तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की योजना है। बोले अखिलेश यादव जी पैसा कहाँ से लाएंगे? अखिलेश यादव पे पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो जिलों की स्थापना निधि का सारा पैसा तो लखनऊ मेट्रो में ले गए, और हाईवे जो बना रहे हैं आगरा से लखनऊ तक उसमें ले गए। पैसा कहाँ से लाएंगे? केंद्र सरकार पैसा दे रही है, इनका क्या है इसमें? वो विदेश में जा रहे हैं, कई इन्वेस्टर से लगातार मुख्यमंत्री बात करते हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं। बहरहाल हम इस आपका शुक्रिया करेंगे और जानना चाहेंगे RN त्रिवेदी जी से कि जिस तरीके से फंड का क्रंच बात हो रही थी और बात हो रही थी कि निवेशक इसमें किस तरीके से जुड़ेंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट फंड के क्रंच से या कुछ और इस तरीके की दिक्कतों से रुक जाएगा? त्रिवेदी जी? नहीं, ये मुझे इस बात की सूचना देनी है आप सभी को, दर्शकों को, कि ये UPSIDC का प्रोजेक्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार एक फैसिलिटेटर के रूप में है, उसको अपने बजट से कोई पैसा नहीं देना है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है बुरी है इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा किस प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे के ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को या मेट्रो लखनऊ को दिया, वो उनकी सोच है और वो सरकार अपना तय करती है प्रायोरिटीज। मगर ये UPSIDC का प्रोजेक्ट है और UPSIDC के पास पर्याप्त पूंजी है कि ये इसको डेवलप कर सके। इसके सिवा मैंने आपको बताया था कि ये इकोनॉमिकली इतना वायबल प्रोजेक्ट है कि इसको UPSIDC जिस दिन इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए फ्लोट करना चाहेगा तो इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। तो स्वयं UPSIDC के संसाधन तो है ही, और इसके सिवा जैसा अभी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट बता रहे थे कि कोई एक इंडिकेशन आया है कतर के सुल्तान का कि 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, अब फिर तो तय करना हो, इसलिए फंड एक और बड़ी बात जिस पर हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए हैं वो ये कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार को बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ा है, और उत्तर प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अच्छी संख्या में कहें तो बेरोजगार भी हैं या अवसर कम मिलते हैं, लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। क्या कहेंगे दुर्गेन जी आप इस पर? वाकई बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, युवा पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं। आप हर दिन देखिए विधानसभा के सामने कोई न कोई बेरोजगार संघ झंडा होगा उठाकर प्रदर्शन करता नजर आएगा, लाठियां खाता नजर आएगा। ये बेरोजगारी की जबरदस्त समस्या है। सरकार ने भत्ता दिया, पहले इसी वादे को लेकर वो सत्ता में आए, 34% लोगों को 34 साल तक के लोगों को दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया। अब एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है उनको, तो जाहिर सी बात है भत्ता नहीं रोजगार दीजिए। इस पैटर्न पे जो कभी कांग्रेस नाराज देती थी, तो रोजगार की तरफ ये उत्तर प्रदेश सरकार भी मुझे लगता बढ़ रही है और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यहाँ पर। अभी जैसे त्रिवेदी जी कह रहे थे कि जो फैक्ट्रियां लगेंगे, जो कारखाने लगेंगे, जो उद्योग लगेंगे, जो तमाम चीजें डेवलप होंगी, तो उनमें लोग भी चाहिए होंगे, तो लोग वही होंगे जो ट्रेंड लोग, तो स्किल लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान सतीश कुमार निगम जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जी सतीश जी, जिस तरीके से हाईटेक सिटी की सौगात देने की बात कही जा रही है, शिलान्यास हुआ है, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से तमाम आरोप जो है सपा नेताओं पे पिछले कुछ दिनों में लगे हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आज गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का मामला है या कुछ और ऐसे मामले अक्सर चर्चा में रहते हैं, हमारे पास जो कॉलर्स जुड़ते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, शुभकामना है कि हाईटेक सिटी बने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कैसे आश्वस्त करेगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भ्रष्टाचारियों के हाथ न लगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जी। और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उन्नाव वालों को भी लगे कि तुम्हारी बराबरी कानपुर और लखनऊ से कम नहीं है जी। और लखनऊ वाले लोग ऐसा महसूस करते थे कि हम इन दोनों शहरों के बीच हम उपेक्षित हो जाते हैं। इससे दोनों शहरों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र मजदूर हैं, किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लोगों को नौकरियां भी मिलेगी बहुत बड़ी तादाद में। और साथ ही साथ जो शहर में बहुत भीड़ हमारे यहाँ बढ़ गई कानपुर में, वो भीड़ भी उधर शिफ्ट होगी तो उस शहर को भी थोड़ी सी निजात मिलेगी इससे बड़ा एक काम और किसानों का फायदा हुआ कि किसान जो वहां पर हैं उनको उनकी जमीनों के दाम वहां बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनका भी फायदा मिलेगा, उन्हें अच्छी कीमतें मिलेंगी। अच्छा, जहां तक आपने ये बात कही कि ये मतलब आरोप लगाए आपने एक मंत्री जी पर और ये सब, देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री का विजन बहुत क्लियर है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो अपनी सफाई भी देगा और जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये सही है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत और मुख्यमंत्री की सोच में कोई कमी नहीं है। वो इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे आज ही आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम कानपुर में मेट्रो चलवाना चाहते हैं 2016 में, इसको हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कर दें। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस कानपुर को बहुत महत्व भी देते हैं और कानपुर को वो देना चाहते हैं जो उनकी सोच है। इसी सोच के तहत इस ट्रांसगंगा सिटी हाईटेक सिटी को लाया गया है और मेरा मानना है कि ये अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी और इस बात का ये प्रयास भी रखा जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी न कर पाए। अगर कोई भी अगर इसमें गड़बड़ी करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। आपने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सतीश कुमार निगम जी। कार्यक्रम में वक्त बहुत ही कम है, हम चलते चलते आखिरी टिप्पणी चाहते हैं त्रिवेदी जी से कि वो क्या कहते हैं, कैसे ये सपना पूरा होगा, लोगों के हित में कैसे होगा और क्या वाकई जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की, उसमें अगर 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, तो ये एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री का माना जाना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा कदम है। मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि IIT कानपुर इसी शहर में है जो का विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में इसका शुमार है और IIT कानपुर के बहुत सारे लोग यहाँ पर जो पढ़े हुए हैं और सिलिकॉन वैली में है, अमेरिका में और विदेशों में, यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते थे अपनी यूनिट्स, IT इकाइयाँ। ऐसा मैं खुद उसके गवाह हूँ, मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो एस्टेब्लिश कर सके। तो ये हाईटेक सिटी उसके लिए एक मुकाम होगा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आज सर्विस इंडस्ट्री का बोलबाला है, बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो, फोर्टिस, ये लोग सब चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें के लिए ये एक बहुत नई चीज साबित होगी। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं पहले भी कह चुका था, आप ये देखें कि पिछले 50 सालों में उत्तर प्रदेश में अगर नोएडा को छोड़ के अगर पहला कोई बहुत सकारात्मक कदम उठा है तो ये है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए और जरूर ऐसा व्यवस्था करेगी कि भ्रष्टाचार ना हो, कम से कम हो और ये जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया। और ये जरूर पूरा होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत शुक्रिया आर्यन त्रिवेदी जी आपका। और हम आखिरी टिप्पणी जो है चाहते हैं दुर्गेंद्र चौहान जी से, वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहें कि इस सौगात को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तमाम निगेटिव न्यूज रोज हमें देखने को मिलती है, एक पॉजिटिव न्यूज है, उस पर वो अपनी आखिरी टिप्पणी करें। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से यही कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को किसी यादव सिंह की नजर न लग जाए। बस मेरा ही इतना ही कहना है कि उसकी नजर से बचाएं, उसे एक नजर बंटा बांध दें, जो हमारे गवई भाषा में कहा जाता है कि काला धागा बांध दें, कि इस प्रोजेक्ट में कोई यादव सिंह पैदा न हो, इतना सुनिश्चित कर ले। जान लीजिए कानपुर का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, ये तय है। और कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर एक ऐसी हाईटेक सिटी बनकर आती है जो भारत के लिए भी एक नया बन जाए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।